एक व्यक्ति अपने मां के साथ अपनी बहन की अर्जी लेकर ऑफिस पहुंचता है। फिलहाल जो अधिकारी था कोई दूसरे काम में व्यस्त था। वह व्यक्ति वहीं टेबल पर अपनी अर्जी रखकर इंतजार करने लगता है। तकरीबन आधा घंटे के बाद उस ऑफिस की जो महिला अधिकारी होती है अपने टेबल पर आकर बैठती है और जैसे ही उस व्यक्ति और महिला को देखती है जो अर्जी लेकर आया था, थोड़ी सी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछती है, आखिरकार हुआ क्या है। वह व्यक्ति अपनी अर्जी महिला अधिकारी की ओर बढ़ा देता है। महिला अधिकारी अर्जी पढ़ने के बाद एक ही जवाब देती है, आखिरकार इस दुनिया में ऐसा तो होता ही रहता है, यह कोई नई बात नहीं है जो आप अर्जी लेकर आए हैं। खैर, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, आप अपनी अर्जी लेकर वापस घर लौट जाओ। वह व्यक्ति और वह औरत बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। आखिरकार वह महिला कौन थी और ऐसा उस महिला अधिकारी ने क्यों किया। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करता हूं। और एक विनती भी है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखे। दरअसल आज की ये सच्ची कहानी गुड़गांव की है। एक व्यक्ति जिनका नाम दयाशंकर होता है, उनके पास दो बेटियां थी। एक का नाम लक्ष्मी और दूसरे का नाम नेहा था और दयाशंकर की पत्नी का नाम सावित्री थी। वे लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन उनका कारोबार ठीक ठाक था। दयाशंकर की जो बेटी थी नेहा, उसकी शादी गुड़गांव के ही रहने वाले अमन से हो जाती है। अमन के परिवार में उसके अलावा एक बहन और उसकी माँ थी। अमन के पिताजी नहीं थे, वे बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। नेहा और अमन की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक से गुजर रही थी। नेहा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। नेहा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार और तेज थी। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद उसके पति और सास के व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। नेहा की सास और उसका पति छोटी मोटी बातों पर हमेशा उसे टॉर्चर करने लगते हैं। अगर नेहा अपने माँ से मोबाइल पर कुछ ज्यादा देर तक बात कर लेती है तो उसका पति अमन बैगर मतलब के 2-4 थप्पड़ उसे मार देता है, उसे रुला देता है। नेहा की सास भी हमेशा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित और परेशान करती थी। धीरे धीरे नेहा की जिंदगी जेल के कैदी से भी बदतर हो गई थी उसके अपने ही घर में। अब नेहा को कभी भी अपने माँ बाप से बात करने की इजाजत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में अमन के परिवार वाले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से नेहा को भी साथ लेकर अमन जाता है। उस शादी समारोह में नेहा की माँ और बहन और पिता भी आए हुए थे, लेकिन नेहा चाहकर भी अपने माँ बाप या बहन से अपनी तकलीफें नहीं बता पा रही थी, क्योंकि नेहा के पति और उसके सास उस पर हमेशा नजर बनाए हुए रखे थे और उसे मौका मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन किसी काम की वजह से कुछ देर बाद नेहा का पति और उसकी सास थोड़ी देर के लिए जब कहीं चला जाता है तो मौका पाकर उसकी माँ, उसकी बहन जब नेहा से पूछती है, बेटी आखिरकार बात क्या है, क्या तुम्हें अपने ससुराल वाले से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो नेहा रोने लगती है। अपनी माँ के गले से लिपटकर नेहा कहती है, अम्मा मेरी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। मेरे साथ वो काम होता है जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन माँ जो होती है उसे चुपके से एक फोन दे देती है और कहती है, बेटी अगर तुझे कोई बात करने में दिक्कत होता है तो ये फोन ले जा, इससे बात करती रहना और जो भी परेशानी हो निसंदेह बतलाना। मुझे गलत मत समझना बेटी, मैं तुझे कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगी। शादी समारोह के बाद नेहा फोन लेकर घर चली जाती है और एक दिन जब कॉल कर रही होती है तब अमन कहीं से चला आता है और अचानक उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और मोबाइल भी छीन लेता है और अमन कहता है कि तुम ऐसे बात नहीं समझने वाली हो। और फिर नेहा का पति, सास और ननद तीनों मिलकर नेहा के साथ बहुत गाली गलौज मारपीट करते हैं और हद से भी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। नेहा का पति अमन उसका मोबाइल भी छीन लेता है। अब जो नेहा की ननद थी बात बात पर गालियां देती थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े, गहने, जेवरात भी छीन ली थी। और नेहा की सास भी कहती थी कि तुम्हारे सारे गहने बेटी को दे दूंगी जब उसकी शादी होगी तो, और अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। दोस्तों, अब नेहा की जिंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि वो कहीं की नहीं रही, बहुत परेशान हो चुकी थी।
फिर एक दिन घर में छुपाया हुआ वो मोबाइल मिल जाता है। मौका पाकर नेहा अपने पिता को फोन लगाई और कहा, पिताजी बस जिंदगी थोड़े समय की है, मुझे यहाँ से बुला लो। अगर आप बुला लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब इस घर में मुझसे रहा नहीं जाता और सहा नहीं जाता। इतना कहते कहते नेहा फुट फुट कर रोने लगती है। तभी किसी की आने की आहट सुनकर नेहा जल्द से जल्द मोबाइल ऑफ करके उसी जगह पर रख देती है। इधर फोन कटने के बाद नेहा के पिता सोच में पड़ जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं। अगर कहीं बेटी ने फांसी लगा ली या आग लगा ली तो फिर वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और यह भी सोचते हैं कि उन्होंने बेटी के शादी में अपना सारा धन खर्च कर दिया था, बेटे वालों का एक एक डिमांड पूरा किया था, फिर भी आज उनकी बेटी की यह स्थिति हो गई है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई है। फिर कल सुबह जब नेहा को मौका मिलता है तो अपने पिता को छुपा के रखे मोबाइल से फिर फोन करती है। उसके पिता नेहा को समझाते हैं कि बेटी तुम 2 महीने की गर्भवती हो, अमन के बच्चे की मां बनने वाली हो। अगर तुम्हें बेटा हुआ तो शायद कहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुमको टॉर्चर करना छोड़ दे और तुम्हें मान सम्मान और इज्जत देने लगे। नेहा समझदार थी, अपने पिताजी की बात मान लेती है, लेकिन जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो लड़का के बदले लड़की हो जाती है। तब नेहा की सास और ननद और ज्यादा नाराज हो गई और नेहा को बोलने लगी, इसने तो घर का सत्यानाश कर दिया। मुझे आस लगी थी कि मेरे घर में एक पोता आएगा, लेकिन ये तो हम लोगों के अरमानों पे पानी फेर दी। दोस्तों, अब उस नेहा को और ज्यादा परेशान किया जाने लगा। जब ज्यादा परेशान किया जाने लगा, फिर नेहा को 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया तो मौका पाकर नेहा रात्रि में घर छोड़कर वहां से निकल गई। लेकिन उसके कल होकर नेहा का पति अमन अपने ससुराल में फोन करता है और नेहा की मां से कहता है, तुम्हारी बेटी घर छोड़कर भाग चुकी है। यह बात सुनकर नेहा की मां एकदम से शौक हो जाती है। उसके बाद चारों तरफ फोन किया जाता है, लेकिन नेहा का कोई आता पता नहीं मिलता है। दोस्तों, कुछ समय बाद नेहा ने खुद फोन करके कहा, पिताजी मैं सुरक्षित हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ है। पिताजी कहने लगे, बेटी तू कहाँ है? तो बेटी कहती है, मैं महिला आयोग में आई हूँ अपने इंसाफ के लिए। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। महिला आयोग में आकर उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसके बाद नेहा अपने पिता को बुलाकर अपने मायके चली जाती है। नेहा और अमन के बीच तलाक हो जाता है। दोस्तों, अब नेहा जब तलाक लेने के बाद अपने पिता के घर रहने लगती है तो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगती है। फिर अच्छे से पढ़ाई करने के बाद नेहा एक ऑफिसर बन जाता है। उसके बाद उसकी नियुक्ति कोर्ट में हो जाती है, जहां पे जज लोग जजमेंट सुनाते हैं और जहां पे फाइल पास की जाती है। नेहा की नियुक्ति उसी में हो जाती है। फिर नेहा अच्छे से काम करने लगी, उसका नाम भी रोशन होने लगा। इधर जो अमन था उसने अपनी बहन का विवाह कर दिया था। बहन के विवाह करने के 3 साल बाद ही अमन की बहन का जो पति था वो अमन की बहन से तलाक की अर्जी दे देता है, क्योंकि अमन की बहन के पति और घर वाले इन लोगों से भी ज्यादा नीच और घटिया किस्म का इंसान था। फिर उसके बाद अमन अपने बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। कहते हैं दोस्तों, जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। इधर अमन ने अपनी पत्नी को घर से निकाला था, उधर उसकी बहन को उसका पति निकाल दिया था। खैर, दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब अमन अपनी बहन के इंसाफ दिलवाने के लिए अपनी बहन की अर्जी लेकर जिस ऑफिस में जाता है, उस ऑफिस की महिला अधिकारी कोई और नहीं बल्कि अमन की तलाकशुदा पत्नी नेहा होती है, जिसको अमन ने और अमन की मां ने घर से बाहर निकाल दिया था। अपने तलाकशुदा पत्नी को देखते ही अमन के होश उड़ जाते हैं। फिर हिम्मत करके अमन नेहा से कहता है कि इस ऑफिस के तुम अधिकारी हो। तो नेहा बोलती है, हाँ अमन, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान रही हूँ कि तुम लोग कितने घटिया, गिरे हुए, नीच किस्म के इंसान हो। बताओ तुम माँ बेटी को मुझसे क्या काम है? अमन अपनी अर्जी नेहा को देते हुए फरियाद करता है कि मेरी बहन के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, उसे उसका पति तलाक दे दिया है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसकी अर्जी लेकर मैं यहाँ आया हूँ। महिला अधिकारी अर्जी पढ़ने के बाद कहती है, इसमें नया बात क्या है, ये तो होते रहता है,
तलाक तो एक आम बात हो गई है। पत्नी को प्रताड़ित करना, फिर उसे घर से निकाल देना, क्योंकि जो परिवार दहेज के लोभी होते हैं वे लोग किसी की इज्जत नहीं करते हैं। अपनी बहू को, अपनी पत्नी को बस इस्तेमाल के वस्तु समझते हैं। और तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया था। आज क्यों जब तुम्हारे बहन के साथ ऐसा हुआ तो अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हो? तुम किस इंसाफ की बात कर रहे हो और तुम्हें कैसा इंसाफ चाहिए? और ये इंसाफ होता क्या है? यह तो संसार का नियम है और सदियों से चला आ रहा है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा फल भोगना ही पड़ता है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो खुद ही न्याय कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोग खुद को अपने आप को न्यायाधीश समझते हो। वो पुरानी बातें याद करो जो तुमने मेरे साथ किया था। और यह जो तुम्हारी माँ बैठी है, इन्होंने कहा था मुझे हर हाल में बेटा ही पैदा करना है, और जब लड़की हुई तो तुम और तुम्हारी माँ और बहनें ने न जाने कितना अन्याय मेरे साथ किया था। तुम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। फिर भी तुम्हारी बहन ने जो मेरे साथ किया था वो अब हम बयान नहीं कर सकते। तुमने जो मेरे साथ किया था उसका हम जवाब नहीं दे सकते, और तुम्हारी माँ ने जो किया वो हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ और मैं अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करना जानती हूँ। फिर नेहा अमन से कहती है, जो सही होगा, जो उचित होगा वही फैसला होगा। वह फैसला चाहे तुम्हारे पक्ष में हो या विपक्ष में, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम लोगों से बदला लेकर मैं तुम लोगों के जैसा नहीं बनना चाहती हूँ। अमन और उसकी माँ अपने किए गए गलती पर बहुत पछता रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद अमन और उसकी माँ नेहा से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। शर्म के मारे अपना सर झुकाए खड़े थे। तभी नेहा का ड्राइवर आता है और कहता है, मैडम आपको एक अर्जेंट मीटिंग में चलना है और आप लेट हो रही हैं। नेहा ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठकर चल देती है। अमन और उसकी माँ देखते रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुख देना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, और साथ ही साथ यह कहना भी है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति पर ऐसी नियत और ऐसा चरित्र नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।